चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए क्लास 12 से लेकर करके जो भी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का जो संगीत का ये जो सीरीज है वो काफी आपका हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर और यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्या देखेंगे कि लगातार आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और जो भी संगीत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करा रहे हैं। तो अगर जो बाद में आते हैं, बहुत बाद के सीरीज देख रहे हैं, तो वो चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर करके और क्रम से वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो जैसा सवाल आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको देखने के लिए आता है कि कैसे मिला जुला जो सवाल होता है, कभी वो घराने से कुछ क्वेश्चन, कुछ जो है ताल से, कुछ राग से, इसी तरह से अलग अलग जो है संगीतज्ञ, उनके उपनाम, तमाम जो संगीत का दायरा है, सिलेबस है, वहां से जैसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से मिक्स क्वेश्चन ला करके हम आपको जो है यहाँ पे करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, एक बहुत बढ़िया एक तरीका है जहां से आप जज कर सकते हैं कि कितने नंबर के सवाल में आपके कितने जो है वो सही हो रहे हैं। तो चलिए आज के बिना देर किए हुए हम लोग आज के पहले सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने आज का काफी सारा प्यारा सा सवाल। और सवाल ये है कि भाई बताने हैं किस गायन शैली में मुर्की का प्रयोग वर्जित होता है। ये आपको बताने हैं कि मुर्की का प्रयोग जो होता है वो वर्जित होता है, मतलब जो है वो मुर्की प्रयोग नहीं होगा। फटाफट से बताएंगे क्या ठुमरी में होते हैं, टप्पा में होते हैं, ध्रुपद में होते हैं, ख्याल में होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। तो अगर हम बात करेंगे मुर्की का, तो मुर्की का प्रयोग जो होता है वो ध्रुपद गायन में नहीं होता है, क्योंकि ध्रुपद में आप सब जानते होंगे कि ये उच्च कोटि का गायन शैली है और विलंबित लय में इसका गायन होता है। ध्रुपद में अच्छे खासे जो है वो गमक का प्रयोग होता है, मीड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ मुर्की का प्रयोग नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने आपका बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। एक जैसे ही संगीत की अगर शुरुआती करते हैं कि संगीत क्या है, संगीत के बारे में, तो स्टार्टिंग में ही आपको शिव जी के आपको अलग अलग दिशाओं के राग, यानी 5 दिशाओं में पंचमुख से जो राग बनते हैं वो, पार्वती से जो राग बनते हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बताएंगे कि पार्वती ने किस राग की रचना की थी। अब ये बताएंगे, अब की थी कि नहीं की थी ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो भी अवधारणा है, जो प्राचीन कालीन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई है वो आप पढ़ते भी हैं और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पार्वती ने किस राग की रचना की थी, तो ये जो राग की रचना की है वो आपके कौशिक। क्योंकि शिव जी के हम आपको बताए थे कि शिव जी के 5 दिशाओं में आपका पंचमुख, एक ऊपर की ओर आकाश में जो राग जो है वो श्री है, एक आपका उत्तर में राग, एक आपका दक्षिण में राग। आपको सारी वही चीज जैसे बैच के अंदर पढ़ाई जा रही है वैसे ही सेम बता रहे। तो अब आपको कमेंट करके बताना है, दिमाग पे जोर देके, किधर क्या बताए। एक पूरब में बताए थे और एक आपका पश्चिम में बताए थे। तो शिव जी का ये 5 और एक आपका पार्वती का कौशिक। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनेंगे। 1-2 कमेंट कर दे। जैसे उत्तर में हम आपको बता दे रहे हैं कि ऊपर में मेघ रहता है, मेघ मतलब बादल, तरीका भी बताए थे। तो हम बताएं कि मेघ ऊपर में रहेगा तो दक्षिण में कौन होगा, तो नीचे वाला तरीका याद करिए और यहाँ कमेंट में छाप दीजिए। हमारे पूरब में याद रखेंगे तो भैरव हो जाएगा, तो पश्चिम में कौन हो जाएगा। तो भाई जी क्या कर रहे थे ये भी हम आपको तरीका बताए थे, और मेघ को क्या करना है ये भी तरीका। तो आपको 2 कमेंट में छाप देना है कि शिव जी के जो दक्षिण की ओर जो मुख्य था उससे जो राग की उत्पत्ति मानी जाती है वो कौन सा राग है, और शिव जी के ये पूरब छोड़ दीजिए, पश्चिम के तरफ जो मुख्य था उधर से कौन राग बनता है। एकदम कमेंट में छाप दीजिए, तब हम समझेंगे कि आपकी तैयारी जो भी एप्लीकेशन पे भी कर रहे हैं काफी अच्छा कर रहे हैं, है ना। और जितना आप एक्टिविटी दिखाएंगे यहाँ पे एग्जाम में उतना ही आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आप श्योर रहिए। बताएंगे ब्रह्म ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है। बहुत सारी ताले हैं जो आपको देवी देवता जैसा लगेगा, उन तालों को याद करने का तरीका बहुत ही इजी है। जैसे ही आपको ताल है, राग वाला जब सेक्शन अभी आएगा एप्लीकेशन पर, भी ये सब चीज नहीं चल रहा है, तो जब हम लोग वहां कराएंगे तो आपका एकदम आप इंश्योर रहिए कि एकदम सवाल आपसे एकदम नहीं छूटेगा। कंफ्यूजन जो कभी कभी हो जाता है वो भी नहीं होगा, है ना। तो ब्रह्म ताल का प्रयोग जो है वो किस गायन शैली में किया जाता है, तो ब्रह्म ताल का प्रयोग विशेष रूप से अगर करेंगे तो ध्रुपद में। बाकी आप पढ़ते होंगे कि ध्रुपद का जो है वो प्रमुख ताल में आपका चौताल भी ध्रुपद में ही प्रयोग होते हैं। इसके अलावा कई ताल है, सूल ताल, बहुत तरह के ताल आप पढ़ते हो जो ध्रुपद में है। लेकिन यहाँ ब्रह्म ताल से अगर सवाल है तो ब्रह्म ताल आप सब जानते हो 28 मात्रे की ताल है ब्रह्म ताल, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ये आपका ध्रुपद में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला सवाल है वैदिक कालीन से। वैदिक कालीन
अब यहाँ देखिए टाइपिंग वाले मिस्टेक कर दी, ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ना, ये चेंजिंग आपको कुछ दिख रहा होगा, है ना, पहले से जो देखते आ रहे हैं सीरीज को उनको चेंजिंग के पीछे का वजह है कि जो पहले क्वेश्चन जो टाइप करके दे रहे थे अब वो नहीं कर रहे तो कोई और कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो आप कहीं ना कहीं गलतियां यहाँ पे मिस प्रिंट जो है वो हो जाता है, क्योंकि उनका संगीत की जानकारी भी बहुत कम है तो इस लिहाज से हो जाता है ना। और बहुत नॉर्मल वर्डिंग भी गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे सारा कुछ ठीक कर लेंगे, है ना। तो वैदिक कालू नहीं याद रखेंगे, वैदिक कालीन याद रखना है। तो वैदिक काल में कौन से नृत्य प्रचलित है, अब ये सेंटेंस जाकर के पूरा का पूरा ठीक हुआ। तो वैदिक काल में ऐसे कौन सा नृत्य है भाई जो प्रचलित में है, तो वैदिक कालीन में आपको हम बताए थे तरीका भी, और किसी क्लास में यूट्यूब वाले बच्चों को भी फ्री में बताए थे भाई, फ्री में छोड़ दीजिए, ये वर्डिंग लेना उचित नहीं है। तो रज्जु है, अरुण है, पुष्प है, नृत्य है, ये सब हम आपको बताए थे कि एक दोस्त है मेरा राजू और एक दोस्त है मेरा अरुण, और राजू और अरुण क्या किए कि बसंत के मौसम में फूल दे दिए, है ना, पुष्प दे दिए। तो ये बसंत हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, रज्जु हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये वैदिक कालीन नृत्य है ना। तो चलिए यहाँ पे सभी सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी एक से अधिक, यानी ये सभी जो है आपके सबके सब सही है। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन वाले भी सवाल आएंगे, कभी कभी 5 ऑप्शन वाले। हम सबके लिए ध्यान यहां रखते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस सबके लिए है, किसी एक विशेष वर्गों के लिए नहीं है। हाँ, संगीत का दायरा वही है, सब एग्जाम में उस तरह के प्रश्न देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो बीपीएससी के जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0, तो उनके लिए अगर बात कर लेंगे तो 5 ऑप्शन वाले, और जो स्टेट है या अलग अलग राज्यों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 4 ऑप्शन वाले। क्लास 12 के बच्चे हैं तो 4 ऑप्शन वाले, तो इसलिए कुछ कुछ बीच में भी ला रहे हैं ताकि सबका भला हो जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई एकदम घबराए और कोई एकदम लगे कि केवल उसके लिए, मेरे लिए नहीं, सब तरह से। और जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का भी, उनको भी ये चीज कर लेना चाहिए कि चाहे 4 ऑप्शन रहे, चाहे 5 ऑप्शन रहे, एक से अधिक रहे, कुछ है, आपको सभी तरह से ऑप्शनों पर ढल जाना चाहिए ताकि एग्जाम में ये सब जब कंफ्यूजन होगा तो गलत ना हो। बताएंगे कि रघुवीर मालिक किस घराने से संबंधित है। दरअसल रघुवीर मालिक नहीं होता है, रघुवीर जो है वो मल्लिक होते हैं, है ना। रघुवीर मल्लिक की बात करते हैं। जब आप घराना पढ़ेंगे तो बिहार के घराना में एक विशेष घराना है जिसे कहते हैं दरभंगा घराना। आमतौर पे दरभंगा घराना को ही आमता घराना कहते हैं। जब चीजें पढ़ाई जाएगी तो सारा कुछ एकदम एक जगह क्लियर कर देंगे, बाद में कोई तोड़ जोड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं होगा। इस घराने की स्थापना 1775 ईस्वी में होती है। दरभंगा घराना जिसे आमता घराना कहते हैं। दरभंगा आमतौर पर जो है वो आपका एक प्रमंडल में भी आता है, जिससे दरभंगा हो गया। इसके अलावे में एक तरीका आता है SDM, है ना, तो मधुबनी है, ऐसे वहां पे बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो आपको जानेंगे। तो दरभंगा घराने में याद रखेंगे मल्लिक ध्रुपदिया मिलते हैं। इसमें कई मल्लिकों का नाम आप पढ़ते होंगे, क्षितिपाल मल्लिक है, रामचतुर मल्लिक है ना। इसके अलावे बहुत तरीके आपको बैच में जब आएगा तो तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई एक व्यक्ति है, विदुर है, विदुर समझते हो, एक होता है विधवा, एक होता है विदुर। अगर जिसकी वाइफ गुजर गई हो तो वो कहलाता है विदुर, और जिसका हस्बैंड गुजर जाता है तो वो तो विधवा होता है। तो आमतौर पे लोग विधवा तो सब जानते हैं, विदुर बहुत कम लोग जानते हैं, जो हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं वो जानते हैं, है ना। तो जो विदुर है, और विदुर में आप याद रखना है कि एक यादव है, और एक यादव जो है वो विदुर है, मतलब उनकी वाइफ गुजर गई और वो बड़ा वीर है। समझ रहे बात ना। तो तरीका किसी तरह से सेट करवाएंगे, उसमें बहुत तरह के आ जाएंगे, महावीर मल्लिक हो जाएंगे, वीर हो जाएगा, महावीर हो जाएगा तो महावीर मल्लिक हो जाएगा, यादव यदु कैसु कर करके आपको यदु मल्लिक करा देंगे। समझ रहे बात ना। ये बहुत सारे मल्लिक ध्रुपदी आपको मिलेंगे जो दरभंगा घराने से हैं। तो चलिए समय ज्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं लेना है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की बात कर लेंगे। तो दरभंगा घराना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि दरभंगा घराने की नींव कब पड़ी, एकदम एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाएगा आपसे। तो 1700 जो है वो आपका 75 ईस्वी में इस घराने की नींव पड़ती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर बात कर लेंगे तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में सारंग देव ने गमक का वर्णन किया है। एक बात आप सबसे यही एक दिक्कत ये होने लगा है अब कि अब आप लोग जो है वो चुपचाप सीरीज को देखते हैं और आस्ते से खिसक जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अब वीडियो तभी आगे अपलोड किए जाएंगे कि जब हर एक वीडियो पे संगीत का कम से कम मिनिमम 100 लाइक जो है वो हो जाना चाहिए। अगर 100 लाइक नहीं होता है तो अगला वीडियो जो है 100 लाइक जब तक नहीं हो तब तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद ही अगला क्लास जो है वो डलाएगा। तो आप ये नहीं देखें कि 2 लाइक है या 50 लाइक है या 100 पार हो गया है,
बस आपको अपना जो कर्तव्य है वो आपको कर देना है। हम अपना काम कर दे रहे हैं, आपको बस अपना काम करना है। आपके काम में ना कोई पैसे लगते हैं ना कोई समय लगते हैं, लेकिन हमारे कामों में घंटों समय लगते हैं और इस पे पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जो आपको क्वेश्चन देते हैं उसको टाइप कराना होता है। कहेंगे कि सर यूट्यूब से क्या आता है? यूट्यूब से 10 रुपया 15-20 रुपया पर भी आफत हो जाता है। अगर एग्जैक्टली बताए तो जो आपको हम पढ़ा रहे हैं उससे 20 रुपया भी नहीं कमाएंगे यूट्यूब से, समझ रहे बात ना। और उससे ज्यादा 30 से 40 रुपया हमको टाइप कराने वाले को देना पड़ता है, प्लस समय देना पड़ता है कि कौन सा सेलेक्ट करके उनको क्वेश्चन दे। और उसके बाद जो क्वेश्चन देते हैं तो फिर वो बोर्ड है, लाइट है, तमाम तरह की चीजें रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग फेडिटिंग, मतलब ओवरऑल समझिए कि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। ये 20-30 मिनट का जो वीडियो है इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत छिपा होता है। तो उसके बदले में हम आपसे क्या मांग रहे हैं? तो बस एक लाइक मांग रहे हैं, जो कि आपको ऐसे ही कर देना चाहिए। इसके लिए बार बार हमें कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, है ना। चलिए, तो संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में सारंगदेव ने गमक का प्रयोग किए हैं, गमक के बारे में बताए हैं? तो ये प्रकीर्णा अध्याय, और सब जानते हो कि प्रकीर्णा अध्याय जो है वो आपके तीसरे अध्याय। अब हम आपसे सवाल करते हैं, चूंकि ये सारी चीजें हम आपको बैच में पढ़ाए हैं, तो बेसिक सा सवाल आप हमको बताएंगे कि गमक के प्रकार जो है वो नान्यदेव जो है वो कितने माने हैं, और प्लस नान्यदेव के साथ याद रखना है आपको कि पार्श्वदेव और नान्यदेव दोनों, अभी इशारे के लिए बता रहे कि दोनों को दोनों गमक के सेम प्रकार माने। तो आखिर वो गमक के कितने प्रकार माने? इसके अलावा आपको बताने हैं कि सोमनाथ के द्वारा गमक के कितने प्रकार माने। किसी में एक में टंग स्लिप हो गया था, हमसे बोलने के लिए कुछ बुलाया कुछ, तो उसके बाद हम रिप्लाई भी दिए। तो जो सीरीज से जुड़े होंगे तो वो जान रहे होंगे कि रिप्लाई में सारा गमक के हम वैरायटी लिख दी, है ना। चलिए, तो सोमनाथ कितने गमक के प्रकार माने हैं ये भी आपको बताने हैं। बाकी आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत में गमक का प्रचलन जो है वो कितना होता है, और उत्तर भारत में कितना गमक के प्रचलन होता है, सारंगदेव कितने गमक मानते हैं। और ये तो सब लोग जानते हो कि संगीत पारिजात में गमक के 20 प्रकार और सारंगदेव के 15। तो ये दो के अलावा ये इंपॉर्टेंट आपको नया कर लेना है ना, और याद होगा तो रिवीजन कर लेना है। तो ये आपको कमेंट में करना है कि नान्यदेव और पार्श्वदेव ये कितने माने हैं, और सोमनाथ जो है वो कितने माने हैं। सोमनाथ का मेल नहीं लिख दीजिएगा, समझ रहे बात ना। सोमनाथ का गमक हम आपसे पूछ रहे हैं, सोमनाथ के 23 मेल है, आपको बताना है गमक। और दक्षिण भारत में गमक का कितना प्रचलन है ना, और आपका उत्तर भारत में क्या। तो फिलहाल के लिए 6 का सही जवाब आपका डी ऑप्शन। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगले सवाल आपका ये है, सवाल संख्या है 7। हिंदुस्तानी संगीत में किस राग को अमर राग कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बढ़िया सवाल है। डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद रख लेना है कि भारत में हिंदुस्तानी संगीत में अगर हम देखें तो एक राग है जिसे कहते हैं राग केदार, है ना। राग केदार औडव साडव जाति के ये राग है। और ये केदार जो है अक्सर आप देखेंगे कामोद है, हमीर है, इन सबका एक दूसरे का संप्रकृति राग है। और ये जो आपका केदार जो देख रहे हैं ये कल्याण थाट का राग है। तो ये जो है याद रखेंगे ये अमर राग के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न है कि किस राग को अमर राग कहते हैं तो इसी राग केदार को कहते हैं। एक बात और आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि YouTube के सेशन जो है वो अब धीरे धीरे हो सकता है कि कम आ जाए। अब हम लोग मुख्य रूप से प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने से पेन उठा करके अपने से खुद पे मेहनत करिए, जिससे आपको ज्यादा नंबर आएगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और इसके लिए हम लोग अब जो ये कराते थे उसके जगह पे अब कराएंगे प्रैक्टिस सेट, है ना। ये प्रैक्टिस सेट बनाने की शुरुआत हो गई। तो अगर आपके पास 2 मिनट अगर आप हमें समय देंगे तो ये चीजें हम आपको दिखा पाएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिस सेट जो है वो हम तैयार करा रहे हैं आपके लिए, और कितना ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा। बस 1 मिनट और टाइम दीजिए हमें। ये देखिए इस तरह का जो आप देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिस सेट जो है वो तैयार किया जा रहा है। जैसे जीके जीएस का ये है आपका ये आपको हम अभी डेमो बता रहे हैं, जैसे हम शुरुआत में कर रहे हैं। अब इसी में चीजें में और कस्टमाइज करने की आवश्यकता है कि या फिर हो सके कि 2 पट्टी लगा देंगे, इधर में भी क्वेश्चन रहेगा, इधर में भी क्वेश्चन रहेगा, या फिर इसी को बच्चे माइक्रो करके लगा लेंगे, बड़ा बड़ा हम लोग करा लेंगे ताकि यहाँ भी प्रैक्टिस कराने में सुविधा हो जाए। ये इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट बना दिया जाएगा, है ना। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको जैसे आपका क्या बोलते हैं जीके जीएस का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, तमाम जो प्रश्न होते हैं उसके साथ साथ जो है वो आपका संगीत का भी जो है इस तरह से बनाने के ऊपर में काम चल रहा है। और काफी सारे क्वेश्चन आपको जो है बस बहुत ही कम राशि लेकर के, जो भी पहले दे दिए वो तो दे दिए हैं,
अब नए पैटर्न से नए टाइप के क्वेश्चन, उसके अलावे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी राशि लेकर के देते जाएंगे। मतलब अगर 99 रुपया पे करते हैं तो 400-500 नया पैटर्न का क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। बस जा करके 4-5 रुपया खर्चा करिए बाहर में और 5-10 रुपया खर्चा करके उसे प्रिंट निकलवा लीजिए। 500-600 क्वेश्चन आराम से बीच बीच में लेंगे और आप खुद से जो है सो कि आपको उसको लगाना है। और अब बात रह गई कि आप तो लगा रहे हैं, जज कर रहे हैं, आंसर भी देंगे आपको, लेकिन आप चाहते हैं कि उस पर एनालिसिस करना, एक डिस्कशन करना, तो फिर हम लोग इसके ऊपर में डिस्कशन करने के लिए यूट्यूब पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो अभी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल रहा है, हो सकता है कि इन फ्यूचर इसको हम लोग बंद कर करके और इसके जगह ये पैटर्न लाएंगे। और ये पैटर्न यूट्यूब वाले बच्चों को थोड़ा सा माने खराब जैसा लगेगा कि सर डायरेक्ट वाला काम नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि जो अपने से मेहनत करेंगे उनको एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। धनाश्री राग का जो है वो आपका वादी स्वर कौन सा है? क्वेश्चन है आपके सामने कि पुरिया धनाश्री का वादी स्वर कौन सा है। तो जैसे ही आप पुरिया देखेंगे तो ये नाम में ही आपको मिल जाएगा आगे कि प से पुरिया और प से आपका पा। क्लियर हो जाएगा आपका। तो जब इसका पा वादी है तो आप सब जानते हो कि वादी और संवादी के बीच में 3-4 श्रुतियों का तो कम से कम अंतर स्वरों का होना ही चाहिए। तो प के बाद ध और नी तो होगा नहीं, है ना, नी नहीं होगा तो इसके बाद तार सप्तक वाले सर ने इधर तो प और स, यानी प वादी और स संवादी। और पूछ रहा है केवल आपसे वादी, तो हो जाएगा ए ऑप्शन सही जवाब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल है आपका पुरिया धनाश्री हो गया भाई, कहां गया? तो ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके सामने, कहां रहा आपके सामने? तो 1 मिनट वेट करना होगा आपको। चलिए ये रहा। दक्षिणी भारतीय संगीत, 1 मिनट, दक्षिणी भारतीय संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है? क्या वो वाइजेक से है, तंजौर से है, कर्नाटक से है या फिर बैंगलोर से है? चलिए 2 काटते हैं, एक वाइजेक काटते हैं और एक आपको बैंगलोर काटते हैं। अब इसमें से आपको 2 में से एक जवाब तो इस बार आपको कमेंट में कर ही देना है कि इसमें से जो है वो आपका दक्षिण भारत में त्रिमूर्ति का संबंध जो है वो किससे है। खास करके तमिल के साथ साथ जब आप कर्नाटकी संगीत को विशेष रूप से पढ़ेंगे तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, क्योंकि आजकल कमेंट करना आप लोग एकदम छोड़ दिए। और ये सवाल काफी इजी है, उम्मीद करेंगे कि इस तरह के सवालों का जवाब आप सब देंगे। अगली बार से क्या करेंगे ना, इजी ही सवाल आपके लिए छोड़ेंगे, है ना। चलिए तो अगला सवाल जो है, हालांकि पहले से जो पढ़े होंगे वो भी इजी है, त्रिमूर्ति वाला कोई बड़ी बात नहीं है। आलापनी का नाम जो है, आलापनी नाम किसका है? फटाफट से बताएंगे। तो आलापनी इशारे के लिए तो बता दे, चलिए इशारा क्या इसमें चुनना ही है। तो आप सब जानते हो कि आलापनी जो है वो एक प्रकार की श्रुति है, लेकिन जल्दी में अगर बताएंगे कि आलापनी कौन सा कितने नंबर का श्रुति है डायरेक्ट में, तो आलापनी आपके 17वें नंबर का श्रुति है। अब हम ये कैसे तय किए, ये सारी बातें आपको बताए थे कि एक तो 1 से 25 तक याद करने का तरीका, और बीच बीच में कुछ कोडिंग हम आपको बताए थे बैच के अंदर में कि कैसे एकदम जल्दी में अगर उत्तर देना हो, तो अगर कोई 12 नंबर पूछ दे, 9 नंबर पूछ दे, 14 नंबर पूछ दे, 15 पूछ दे, 18 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तो कैसे आप जल्दी बताएंगे। तो बीच बीच में आपको इसमें भी सीलबैंड टाइप के बताए थे कि डायरेक्ट 12 वाला में हम पूछ दे, 12 प्रीति हो जाएगा, 9वां क्रोधा हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट कुछ कुछ आपको हम तरीका बताए थे। और प्रीति 12 में प्रीति ही क्यों, तो उसको भी हम लोग चर्चा किए थे। तो इस तरह से 16 में संदीपनी, 17 में आपका आलापनी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगले सवाल जो है वो आपके सामने सवाल है कि किस राग के पूर्वांग में, फटाफट से देखेंगे, किस राग के पूर्वांग में गांधार व उत्तरांग में पंचम पर न्यास होता है। गांधार यानी ग और पंचम यानी आपका प पर न्यास होता है किस राग के पूर्वांग। तो ये आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन ही, पुरिया धनाश्री जो है यही आपका सही हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपका ताल से बहुत इजी है, बताएंगे कि झुमरा ताल में ताली किन मात्राओं पे पड़ती है। तो झुमरा ताल जो है वो आप सब जानते हो कि ये 14 मात्राओं का ताल है, और इस पे ताली का कब पर पड़ेगा भाई, तो इसमें अगर इसका ताल का योजक देखेंगे तो 3-4-3-4 ऐसा ही होता है ना। तो 3-4-3-4, तो ये आपका इस तरह से इस पे चलिए रख दिए, है ना, ताली और खाली रख दिए। तो ये होगी आपका सम पे पहला ताली मतलब 1 होगी आपका, और पहले विभाग में आपका 3 मात्रा, दूसरे में 4, तो 3 और 1 आपका हो गया 4। तो 4 पर जो है वो आपका दूसरा ताली हो जाएगा। और फिर अगर देखेंगे तो इसके बाद जो है वो आपका इस पे खाली हो जाएगा। इस पे खाली का मतलब 4-3-7-7-1-8,
8 पर अगर देखेंगे तो 8 पे जो है वो आपका खाली हो जाएगा। और अगर फिर ताली की बात कर लेंगे तो ये आपका 4 3 7 और 7 3 10 और 10 1 11, यानी अगर बात कर लेंगे तो ताली जो होगा वो आपका पहली मात्रा, चौथी मात्रा और आपके 11वीं मात्रा पे आपके झुमरा ताल में क्या हो जाएगा, तो ताली, और 8 पे क्या हो जाएगा, तो खाली। अब सवाल है कि ताली किन मात्राओं पे पड़ती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 1 4 11 पर क्या पड़ेगी, तो ये आपका पड़ेगी ताली। ठीक है, खाली किस पे होगा, 8 मात्रे पे। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये है आपका झुमरा ताल। कितने मात्रा का ताल है, तो 14 मात्रा का ताल है। और विभाग कितने हैं, तो 4 विभाग है। इसका योजक ध्यान रखेंगे 3 4 3 4, है ना, जैसे 2 3 2 3 झप ताल में आप लोग पढ़ते होंगे, उस तरह से यहाँ 3 4 3 4। अगले सवाल आपके सामने ये रखे, सवाल है बताएंगे कि महाउपाध्याय, ध्यान से सुनेंगे, उपाधि किसे मिली थी। थोड़ी बहुत इधर उधर रहेगा, चीजें समझ जाएंगे। महाउपाध्याय की उपाधि जो है, महाउपाध्याय की उपाधि किसे दी गई है, तो ये आपका पलुस्कर जी को ही दी गई है। तो ये ऑप्शन ही आपका सही होगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। सबका जीवनी पढ़ लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट संगीतज्ञ है जिनका जीवनी आपको एकदम याद करके ही जाना है ना, कहाँ जन्म हुए थे, कौन कौन से उनको उपाधि मिला, कहाँ कौन उपाधि दिए, वो देने वाले लोगों का भी नाम बताएंगे। टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीतियों से है, तो आप पढ़े होंगे शुद्धा है, भिन्नी है, बेसरा है, गौरी है, साधारणी, कीर्ता, ये सब पढ़े होंगे। और इनसे अलग अलग इन गीतों से जो है वो आपके अलग अलग गायन शैली विकसित हुए। तो टप्पा की अगर बात कर लेंगे तो टप्पा जो होगा वो आपका बेसरा से हो गया। ख्याल से क्या होगा, साधारणी। और रूपक प्रबंध था जिसके हम बताए थे कि वो भी कहीं ना कहीं रूपक आगे चल करके ख्याल ही बनता है ना। चलिए, तो ये हम लोग देखे थे, शायद रूपक प्रबंध नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, तो वो हम बताए होंगे आपको, है ना, जैसे निबद्ध और अनिबद्ध में, तो वहां आपको हम बताए होंगे। ठीक है, चलिए, तो टप्पा गायन शैली जो है वो किससे बना है, तो बेसरा से बना है। ठीक है, अगले सवाल ये 14 नंबर का है और एक ही सवाल और लेंगे, यहाँ पे आज 15 सवाल ही लेंगे। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं है, आप देख सकते हैं कि सवाल जो है वो पीपीटी में और बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन आजकल इतना ही सवाल पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि पिछले सीरीज में आप लोग लाइक नहीं किए हैं और हमारा मनोबल इतना डाउन कर दिए कि मन नहीं करता है लाने के लिए। वो तो कुछ लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, सर क्लास रेगुलर नहीं हो रहा, क्लास कराइए सर प्लीज, समझ बात ना, तब फिर से एक बार मनोबल को तानते हैं और क्लास लाते हैं। यही रहा तो फिर हम लोग वही पैसे वाले धंधा कर देंगे। हालांकि पैसा ज्यादा नहीं लेंगे, उससे प्रैक्टिस आपका होगा, वो वाला काम जो आपको प्रैक्टिस सेट आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा उसको प्रिंट करा लेंगे और प्रिंट करा के सेट लगाएंगे और डिस्कशन के लिए हम लोग लाइव में आएंगे और आराम से एक एक क्वेश्चन को जो है वो फटाफट तेजी रफ्तार में डिस्कशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन आप खुद से अगर उसको पहले बना लिए अपने तौर तरीके से, उस पर डिस्कशन होगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा लंबे समय तक। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे वाग्यकार वह है जो गीत रचना करे या फिर स्वर रचना करे या फिर निपुणता से गा सके, ये एक साथ होगा, गा अलग नहीं होगा, या उक्त सही नहीं उपर्युक्त सही, है ना। तो अगर आप बात कर लेंगे इन सब की, एक मिनट, अगर हम इसकी बात कर लेंगे वाग्यकार का, तो ये वाग्यकार जो है वो आपका गीत रचना भी करेगा, स्वर रचना, यानी सब होगा, उपर्युक्त में से जो है आपका सभी जो है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हम लोग फटाफट से 15 सा क्वेश्चन देख लिए और 15 क्वेश्चन देख लिए तो आपको बताने हैं कि आज का आपका जो स्कोर है वो क्या है। तो आज यही तक रहेगा 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन में कितने प्रश्न सही कहे ईमानदारी से आपको बताना है ना। तो चलिए, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।